अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। घर में दाखिल होते ही इसरार अहमद पे नजर पड़ी तो वो वहीं चला आया, जिसका जवाब उन्होंने उसी वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम, आ गए हो? कौन लेकर आया? ताशफैन ने ड्राइवर को भेजा था। यूनिफॉर्म बदल लो, फ्रिज में जूस रखा है, पी लो। इस दौरान वो किचन के बाद दो कमरों में भी जुगन को तलाश कर चुका था। आपा किधर है? जुगन मुझे खास तुम्हारे लिए हिदायत देकर गई है कि जब तक तुम कपड़े बदल कर खाना ना खा लो, मैं हरगिज भी तुम्हें ना बताऊं कि वो कहाँ है। तो क्या आज फिर शॉपिंग पे गई है? बड़ा तंग आ गया हूँ। शादी नरगिस बाजी और पप्पू की हो रही है, मगर सारे काम मेरी आपा कर रही हैं। मैं जा रहा हूँ, पुप्पी से लड़कर ही आऊंगा। ये लोग अपनी शॉपिंग खुद क्यों नहीं करते? जानते हैं सारा दिन बाजारों की खाक छान कर रात को इतनी थकी हुई होती हैं, खाना खाए बगैर ही खर्राटे मार रही होती हैं। पहले से वजन भी कम हो गया है, रंग भी काला हो रहा है। और ये आपका बेटा भी कमाल है, पिछले पूरा हफ्ता घर नहीं आया। बीवी की कोई टेंशन ही नहीं है। पास अपना बैग वहीं लाउंज के फर्श पे रखकर बड़बड़ाता हुआ बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। इसरार अहमद उसको आवाज देते ही रह गए, मगर वो सुनी अनसुनी करता आगे बढ़ गया। जाकर फुप्पी के दरवाजे को पार करते ही शुरू हो गया। मेरी आपा ने आप लोगों का ठेका लिया हुआ है, आप लोग अपने काम खुद क्यों नहीं करते? नरगिस उसकी बरहमी भरी आवाज पर किचन से निकली। इस वक्त घर पे वो अकेली मौजूद थी। ओए छोटे, क्या हुआ? किस चक्कर में लाल पीले हो रहे हो? नरगिस बाजी, आज से मेरी तुम्हारी दोस्ती खतरे में पड़ने वाली है। नरगिस ने कमर पे हाथ रखे मजे से बोली। आए हाय मेरे जॉन सीना, इतना गुस्सा आखिर किस बात पर? मैंने कौन सा तुम्हारी भैंस चोरी कर ली है? मैं कुछ नहीं जानता, अभी के अभी मुझे मेरी आप ही वापस करो। हम तो उनकी शक्ल देखने को तरस गए हैं। आधे से ज्यादा वक्त तो वह आपके घर में मौजूद होती हैं। ओए होए, आया बड़ा आपा का चहीता। बताए दे रही हूँ छोटू, उस शहजादी औरत पे सिर्फ तेरा और तेरे घर वालों का ही हक नहीं है। हमसायों के भी कुछ हकूक होते हैं। और ना शुक्रे कहीं के, अगर तेरी आपा का वक्त लेती हूँ तो जवाब में ताज़ा गरम गरम मज़े का खाना भी तो तुम्हारे घर भेजती हूँ। वो खाना फारिस के लिए भेजती हो, हमारे लिए नहीं। ये क्या बकवास की तुमने? वो मेरी मासी का पुत्र है, जो मैं उस नमूने के लिए खाना पकाऊंगी। मासी का पुत्र ना सही, मामे का पुत्र तो है। ऐसे मामे के पुत्र को देकर मैं 1 किलो पतीसा खरीद कर खा लूं तो 100 आने बेहतर है। ये बात उसके सामने करना। ना ना, मैं कोई उस लोमड़ी जैसे शातिर इंसान से डरती हूँ? एक दफा छोड़ो, 100 मर्तबा उसके मुंह पे बोल सकती हूँ। खुदा का खौफ करो नरगिस खातून, दिन दिहाड़े किस गरीब को लोमड़ी सा शातिर बोल रही हो? अब्बास क्या कहा मारकर पलटा। वाह छोटे भाई, एंट्री की क्या टाइमिंग है, दाद देनी पड़ेगी। अब अपना केस खुद लड़ो। ये अपनी बाजी नरगिस तुम्हें बेचकर पतीसा खाने वाली है। फारिस यूनिवर्सिटी से आया ही था जब इसरार अहमद ने अब्बास के बारे में बताकर फारिस को अब्बास की खबर लेने भेज दिया। वो चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला, इसकी क्या बात करते हो? दीवानी औरत के दीवाने ख्वाब। बेचारी के पास 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। फारिस लोमड़ी, तेरे मुंह में 7 चूल्हों की खाक। अगर मैं लोमड़ी हूं तो तुम क्या हो? अभी नरगिस ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था जब वो हाथ ऊपर उठाते बोला, अच्छा अच्छा, तुम बताने की जहमत ना करो, मैं भला जानता नहीं हूँ। तुम मेरी फुप्पी के घर बर्तन मांजने वाली माछन, खाना पकाने वाली मुलाजमा, कपड़े धोने वाली धोबन, सफाई करने वाली मासी। वाह नरगिस, तुम तो ऑलराउंडर हो। लिख कर रख लो, तुम्हारा अगर कत्ल हुआ ना तो होना मेरे हाथों है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। ये मुंह और मसूर की दाल, आग थू। बस। अब्बास ने चिल्लाकर दोनों को मुतवज्जो किया। नरगिस घूरते बोली, तुम्हारा कौन सा बटन दब गया है? फारिस कमीज के कफ फोल्ड करते हुए बोला, ये मेरा भाई है, इसके साथ रोब से बात
सिर्फ मैं कर सकता हूँ। मेरे घर में खड़े होकर मुझे धमकियां दे रहे हो रजिया सुल्ताना। मैंने ठंडे पानी की बाल्टी से तुम्हें नहला कर रख देना है। बड़ी न्यूक्लियर धमकियां दे रही हो। तुम दोनों भांड अगर हमारे खानदान में पैदा ना होते तो बड़ा सुकून रहना था। बाजी नरगिस, मुझे बताओ मेरी आपा किधर है? मैं उनको लेने आया हूँ। शेख साहब की छत पे मेरी रजाइयां तैयार हो रही हैं। मोहल्ले की तमाम खवातीन उधर ही मौजूद हैं। अच्छा, मैं समझा शायद उधर तुम्हारे कुल हो रहे हैं। बंदे का मुंह अच्छा ना हो तो बात अच्छी कैसे कर सकता है? चलो आओ, किचन में चाय के थर्मोस रखे हैं, वो उधर छत पे पहुंचा दो। लड़कियों की शादी हो रही होती है, 101 ब्यूटी टोटके इस्तेमाल कर रही होती हैं, पर मेरी किस्मत में इस कदर आराम कहाँ। हर रोज 20 से 30 लोगों का खाना बनवा रही हूँ। फिर सारी फुफियां खालाओं को जब तक दिन में 4 मरतबा चाय न पिलाऊं, उनके पुर्जे काम नहीं करते। इतना ख्याल नहीं आता कि बच्ची की खिदमत करे। अब आखिर 4 दिन की मेहमान है। वो कमर पे दोनों हाथ रखे बोली जा रही थी जब फारिस किचन से 2 बड़े चाय से भरे थर्मोस लेकर बरामद हुआ और सीढ़ियों की जानिब बढ़ने से पहले 1 सेकंड को रुककर बड़ी मासूमियत से बोला, क्यों, क्या वफात पाने वाली हो? मनहूस मारे कभी अच्छा मत बोले। वो उसकी पुश्त को घूरती वापस किचन में चली गई, जहां से कप से भरी टोकरी लेकर खुद भी सीढ़ियां चढ़ गई। उनकी अपनी छत इतनी बड़ी नहीं थी, मगर उनकी छत के साथ लगती शेख साहब की छत बहुत बड़ी थी। अब्बास दोनों घरों को अलग करती मुंडेर उबूर करके मतलूबा छत पे पहुंचा तो रंग बिरंगी रजाइयों से सारा फर्श छुपा हुआ था। एक एक रजाई पे 2 2 खवातीन काम कर रही थी। अब्बास ने एक एक करके तमाम रजाइयां गिरी तो 16 बनी। इस दौरान खवातीन के सरों में से अपनी आपा का तलाश भी जारी रखी। जुगन, तुम्हारे देवर आए हैं। वो जो पूरी अनमोहक सी वेलवेट की रजाई पे बड़ा सा गुलाब का फूल बना रही थी। सर उठाकर देखा तो मुंडेर के पास परेशान सा खड़ा अब्बास नजर आया। जुगन ने वहां से हाथ हिलाकर उसको मतवज्जो किया। बाशी। जुगन की आवाज सुनते ही अब्बास के चेहरे पे रौनक आ गई। दूर से ही जुगन को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। सारी रुकावटें अबूर करके उस तक पहुंचा और सीधा गले में बाजू हायल किया। अस्सलाम वालेकुम आपा। घर पे आप नहीं होती हैं तो घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप पुप्पो को इनकार कर दें, हम उनके मुलाजिम थोड़ी है। जुगन हंसते हुए उसके माथे पे आए बाल पीछे हटाए, अपने दुपट्टे के पल्लू से माथे पे आया पसीना साफ किया और बोली, पुप्पो कब मुझसे कोई काम लेती हैं? और देखो, आज मुझे इतना दिलचस्प चीजें देखने को मिली। जाकर देखो, उन खवातीन ने कितने प्यारे प्यारे डिजाइन बनाकर रजाइयां बनाई हैं। ये इतनी लंबी सुई में गज भर धागा डालती हैं, फिर इतनी मोटी रुई की तह को चीर कर टांका लगाती हैं। और मजे की बात पता क्या है? उनको रजाई का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आता है, नीचे की साइड का टांका ये अपने हाथ और अकल की मदद से लगाती हैं। इतना बारीक काम करती हैं, धागा नजर ही नहीं आता। कल जो चरपाइयों की बुनत हुई थी, मैं सच्ची में इन सब का टैलेंट से बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ। जिस बान के साथ चरपाई बनाई गई है, मुझे पता चला है पुप्पो ने रुई को चरखे पे काट काट कर 8 चरपाइयों का बांध तैयार किया था। फिर अपने हाथों से क्रोशिया का काम करके नरगिस के लिए बेडशीट तैयार की। सच्ची, इतनी खूबसूरत बेडशीट मार्केट में क्या मिलती जो इन बुजुर्ग हाथों ने बनाई। जुगन पुत्र, बेडशीट तुझे इतनी पसंद आई है तो मैं एक तुम्हें भी बनाकर दूंगी। अरे नहीं फुप्पो, मेरी खातिर इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं। ले 10 है ना जल्दी, तकलीफ काहे की? मुझे अपनी पसंद का रंग बता देना, नरगिस की शादी के बाद शुरू करूंगी। हाय फुप्पो, आप कितनी अच्छी हैं। फुप्पो बेचारी को वक्त पड़ा हुआ है। असल में अगर निग्गो की शक्ल सूरत किसी काम की होती तो फुप्पी बेचारी का खर्चा कम आना था। अब वाजिबी सी शक्ल पे काली कलूटी बेटी की उसकी ससुराल में धाक बिठाने के लिए कई चरपाइयां दे रही हैं, कहीं पे रजाइयां बुन रही हैं। ससुरालियों को 10-10 हजार के जोड़े दिए जा रहे हैं। हालांकि कोई बंदा अपने ईमान से बताए वो लोग इस काबिल है।
बेचारा मुनीर, आह, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई। फारिस अपनी धुन में बोल रहा था जब पीछे से नरगिस ने दोनों हाथों में उसके बाल जकड़ लिए। अब बोल, क्या कह रहा था। दुनिया भर के शोधे मरे तो तुम दुनिया में आए। तुम्हारा गुस्सा मेरी कही एक एक हर्फ को सच साबित कर गया। थैंक यू सो मच निग्गी। अल्लाह तेरे मुनीर को हिदायत दे, बेचारा सोचे समझे बगैर समंदर में कूद रहा है। वो अपने बाल छुड़ाकर दूर हो गया। सच ये है, जिस दिन से मेरी शादी तय हुई है तुम्हारे पेट में मुसलसल दर्द उठ रहा है। जल जल कर मर रहे हो। इतना ही जेलस हो ना तो बोलो ना अपनी भाभी से ढूंढ लाए तुम्हारे लिए भी कोई तुम्हारे जैसी, और कर लो तुम भी शादी। मेरी शादी पे तो बुरी नजर मत डालो। है बेचारी को कितनी फिक्र है कहीं होती होती शादी ना टूट जाए। बेफिक्र रहो, अगर कोई ना बयाने आया तो मैं हूं ना। कसम ले लो, हमेशा से मुझे चैरिटी का काम करने का बहुत शौक रहा। अम्मा, इस मनहूस मारे को चुप करवा लो वरना गंजा कर दूंगी। लो, पागल ना हो। वो कौन सा तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, मजाक कर रहा है। अम्मा, तुम मेरी माँ हो या इस आवारा शख्स की। तुम दोनों का क्या एतबार। एक पल लड़ मर रहे होते हो, दूसरे पल फिर ठीक ठाक। मुझे तो माफी रखो अपनी झिक झिक से। चल दे फारिस। बहन की जो रजाइयां तैयार हो गई हैं उठाकर नीचे रखा। 2-4 दिन बारिश होने से इतनी मोहलत तो अल्लाह ने दे दी। गर्मी का जोर कम हुआ और मौसम खुशगवार होने की वजह से हमारा काम खत्म। अब फिर बादल गरज रहे हैं। इससे पहले कि बारिश शुरू हो सारा सामान उठाना पड़ेगा। जुगन बोली, फुप्पी टेंशन ना ले, मैंने मौसम का हाल देखा था। अगले कुछ दिन यूं ही बादल रहेंगे मगर बारिश नहीं होगी। ले दस पुत्र, कुदरत के रंग तो पल भर में बदल जाते हैं और मौसम की खबरों वाले सुबह के वक्त ही बोल रहे होते हैं आज सारा दिन बारिश नहीं होगी। रात को क्या होना है, सुबह के वक्त किसी को क्या खबर। यहाँ किसी के पास गैब का इल्म है। अल्लाह सच्चा चाहे तो पल में जल थल कर दे। चल फारिस, उठाओ रजाइयां। पप्पी, तुम मुझे फारिग बैठा नहीं देख सकती हो। ओए, वो एक पतंग कट गई और आ भी इसी तरफ रही है। शर्त लगा लो पप्पी, पतंग लूट ली तो क्या इनाम दोगी। 100 जूते मारूंगी, इनाम का कुछ लगता। खबरदार जो तूने छत पे धम मचाया। वाह पुप्पी, इतना रो। मैंने कौन सा इनाम के तौर पे मर्सिडीज मांग ली है। नरगिस हंसते हुए बोली, तुम्हारी शक्ल मर्सिडीज वाली है। चौक में चिलगोजे की रेडी लगाने वाले गरीब औरत, तुम क्या जानो चिलगोजों की कीमत। तुम्हारे जैसी ही फिर आकर मेरी मिन्नतें करती हैं। देख भाई, 1 किलो चिलगोजे दे दो। मुन्ने के अब्बा इस माह सऊदीया से आ रहे हैं, उनके आते ही सारा हिसाब चुका दूंगी। अंधे इंसान, तुझे बस कटी हुई पतंगों का ही इल्म है कि कैसे लूटती हैं। मैं वो नहीं जो ये सब कहकर चिलगोजे खरीदती हूँ। वो कोई और होगी, क्योंकि मैं वो हूँ जो अपने शौहर के साथ ये बड़ी सी गाड़ी पे तुम्हारी रेडी के पास से यूं शू करके गुजर गई थी। मेरी गाड़ी के टायर से उड़कर बारिश का गंदा पानी तुम्हारे और तुम्हारे चिलगोजे भिगो गया और कफारे के तौर पे मैंने अपने गोची बैग में से 1,000 का नोट निकाला और तुम्हारे रोते हुए के हाथ पर रख दिया। फारिस हंसा तो पागलों की तरह हंसता चला गया। तुम्हारा मुनीर और ये लंबी सी गाड़ी, हाँ बेचारे के खौफ देखो। गोची का बैग। निको, तुझे 1000 दफा कहा है, छोड़नी भी हो तो अपने कद के मुताबिक छोड़ा कर। आई वड्डी एंजेलिना जूली। जुगन की सारी तवज्जो वेलवेट की लदाई पे ट्रेस होने वाले गुलाब के फूल पे थी जिसमें सफेद मोती लगने थे। पतंग करीब आई तो पता चला वो दूसरी छत की तरफ जा रही है जो गली की दूसरी जानिब था। छत पर उठने वाले शोर पे जुगन ने सर उठाया तो फारिस को भागते हुए देखा। औरतों की चीखें उठी, हाय वे फारिस, गली ना कूदना, गिर जाओगे। मगर वो तमाम आवाजों को अनसुनी करके यूं भागा जैसे जमीका का एथलीट भी ना भागा हो। अगले पल वो हवा में बुलंद हुआ। जुगन की अपनी चीख निकल गई मगर वो दूसरी छत पर लैंड होते ही पतंग की डोर को हाथ में पकड़ चुका था। ये लड़का नहीं सुधर सकता। अब भला इसकी उम्र है यूं छतें फलांगने की।
वो ना जाने कौन कह रही थी। जुगन का दिल हलक में अटका हुआ था। अपनी जगह से उठकर मुंडेर के पास आई। तुम घर चलो, आज ताशमैन को घर बुलाती हूँ और तुम्हारी शिकायत करूंगी। गिर जाते तो फिर। वो पहले ही कांप रही थी। दोनों छतों के दरमियान अच्छा खासा फासला था और वो पहले से भी आराम से पतंग हाथ में पकड़े एक दफा फिर गली फलांग कर वापस आ गया। जुगन, अपने इस बंदर देवर को किसी सर्कस में जमा करा दो, अच्छे पैसे कमाएगा। मोहल्ले की जिस चच्ची ने ये बात की थी, फारस उसी वक्त उनके सर हुआ। चच्ची, मुझे भी ना उसी सर्कस में भर्ती करवा दो जहाँ चाचा चौंडी जाता है। और चाची, क्या था जो तुम अपनी प्लेट में कम खाना निकालती और मेरे चाचे की प्लेट में ज्यादा डालती। कसम से यकीन करो चाची खालदा, चाचे को उधर गुलेरी के बजाय शेर का रोल मिलना था। चल वे, जा दफा हो, तुझसे बात करना ही 90% घाटा है। हाँ तो चाची ना करो बात, मैंने कौन सा दावत दी थी कि मेरी प्यारी खालदा आकर मुझसे इजहार मोहब्बत करो। मुझे तो ये समझ ना आती, मुझे कौन से कुंडे लगे हुए हैं जो हर औरत आकर मुझसे लड़ती है। फजल खरकान की बीवी बोली, ये जो फापे कुटनियों वाली जबान है ना, यही तुम्हें दलील करवाती है। खाला फिरोजा, तुम्हारा बोलना तो बहुत ही जरूरी था। है, पिछली सर्दियों में मैं अपनी मोटरसाइकिल पे अपना पेट्रोल जलाकर तुम्हें वो शहर के दूसरे कोने में तुम्हारी बेटी से मिलवाने लेकर जाता रहा हूँ। याद करो, याद करो, जब तुम्हारे पैर में मोच आई थी और तुम्हारे नवासी की पहली सालगिरह थी। सारे घर वाले चले गए थे और तुम अकेली बैठी अपने दुखते पैर से ज्यादा सालगिरह के केक को याद करके रो रही थी। और वो मैं ही था जो मौसम की परवाह किए बगैर तुम्हें अपने साथ लाद कर ले गया था। और ऐन एक हफ्ते बाद तुम्हारी बहन की सास मर गई। फिर भी तुमने हमारे घर फोन करके मुझे कहा, पुत्र एक दफा फिर नेकी कर दे। आज मेरी सारी नेकियां भूलकर, मेरे खिलाफ बोलकर मेरे शरीकों के सीने में ठंडक डाल रही हो। जाओ फिरोजा, आज से तुम्हें खाला के ओहदे से हटाकर आम मोहल्लेदार की फहरिस्त में डाल दिया। हाय वे मेरे रब्बा, ये लड़का किस मिट्टी का बना है। पिछले 9 माह में ये बात मुझे 900 मर्तबा जता चुके हो। आखिरी दफा मेरे दामाद के सामने अपना एहसान जताने बैठ गया। आज के बाद कभी जो तुम्हारा एहसान ले जाऊं तो मेरा नाम फिरोजा नहीं। जाने दे खाला, तू भी अपना शहबाज शरीफ ना बन। वो भी वोट लेने के दिनों में ऐसे ही दावे करता पाया जाता है। जानती भी है जरूरत के वक्त तुझे मेरी ही याद आती है। मैं आज ही ताशफैन को तेरी शिकायत लगाऊंगी। ताशफैन के पास फजूल अर्जियां सुनने का कहाँ वक्त होता है। मुझे ही बता दो, जो कहना है मैं ही कह दूंगा। तेरा तो एक आने का एतबार नहीं, बातों की कमाई खाने वाले। ये हुनर भी फिर किसी किसी के पास होता है। जुगन आपा, चलो घर चले, ताशफैन का मैसेज आया था, 4:30 बजे वो आपको कॉल करेगा। जुगन की नजर फौरन कलाई पे पड़ी। 3:45 हो रहे थे। ताशफैन के आगे कब कुछ याद रहता था। वो उसी पर सारा कुछ वहीं छोड़कर खड़ी हो गई। मैं थोड़ी देर तक आती हूँ, तब तक आप ये पुल मुकम्मल कर दें। उसने अपने साथ काम करने वाली बाजी को कहा और जूता ठीक करती सीढ़ियों की जानिब चल पड़ी। पीछे से कई आवाजें आईं। किसी ने कहा, चाय तो पी लो। किसी ने कहा, यहाँ बिरयानी रखी है, अब्बास और फारिस को निकाल दो। वो अब्बास का हाथ थाम कर निकल गई। अब्बास तो खुश हो गया। घर आए तो हसीब खाना लगा चुका था। मेरा शहजादा भाई आते ही काम को लग गया। सालन बना हुआ था, रोटियां बाजार से ले आया हूँ। सदके जाऊं, बस ये आखिरी 2-4 दिन है, इसके बाद हमारी रूटीन नॉर्मल हो जाएगी। दरवाजे पे दस्तक हुई। अब्बास ने दरवाजा खोला। पप्पू एक देगची उठाए हाजिर हुआ। मामू, भाभी, ये लें, आपका खाना उधर ही बावर्ची खाने में रखा था, अम्मा ने दिया है कि आपको दे आऊं। पी से कहा भी था ऐसा ना करें, अब अच्छा थोड़ी लगता है रोज रोज खाना आपके घर से आए। भाभी जी, आपका और हमारा घर दो अलग थोड़ी ही है। जो हमारे दरमियान तेरा मेरा है। अम्मा कह रही हैं कि शादी तक हर रोज खाना इकट्ठा ही पका करेगा। आपको घर पे अलग से चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं। उनको समझाएं ना अब्बू।
فارس کو اندر آتا دیکھ کر وہ اپنی پہلی بات بھول کر ابو سے بولی، ابو یہ فارس ادھر آنٹیوں کے ساتھ عورتوں کی طرح لڑ کر آیا ہے۔ اچھا آپ کو میں ہی نظر آیا ہوں، وہ آنٹیاں نظر نہیں آئی ہیں جنہوں نے شرمیلا سا سونا منڈا دیکھا نہیں اور شروع ہو جاتی ہیں، باچھیں ہی واپس نہیں جاتی، جان بوجھ کر چھیڑتی ہیں۔ میں کوئی ان کا ہم عمر ہوں؟ آج کے دور میں ہینڈسم ہونا بھی بڑا عذاب ہے۔ اس دوران اطلاعی گھنٹی بجی۔ فارس پتہ کرنے گیا۔ جگن پپو کی لائی بریانی لے کر کچن میں چلی گئی۔ پلیٹوں میں نکال کر مائکرو ویو میں گرم کرنے کے ارادے سے پہلی پلیٹ رکھ رہی تھی جب فارس نے کچن میں آ کر ایک پیکٹ اس کی جانب بڑھایا۔ جگن نے ہاتھ بڑھائے بغیر پوچھا، یہ کیا ہے؟ کوئی آدمی دے کر گیا ہے کہ یہ تاشفین صاحب کو بھیجا ہے، ان کی تو کال آنی تھی، یہ تو پکڑیں ہو سکتا ہے یہی کال ہو۔ اس میں ہے کیا؟ پیسے ہیں۔ جگن پوری طرح متوجہ ہو گئی۔ پیسے؟ ہاں، پیکٹ سے تو لگ رہا ہے کافی بڑی رقم ہے۔ ہاں، اندر ایک چٹ پہ لکھا ہوا ہے 4.5 لاکھ۔ اتنی بڑی رقم کہاں سے آ گئی ہوگی؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، تاشفین خود ہی آ کر بتا دے گا، آپ پکڑے تو صحیح، میں شاور لینے جا رہا ہوں۔ میں اس کا کیا کروں، ابو کو دے دوں؟ ابو سنبھالنے والی رقم مجھے دیتے تھے، پر چونکہ اب آپ گھر پر موجود ہوتی ہیں اس لیے اب سے یہ آپ کی ذمہ داری۔ تمہارا کیا خیال ہے یہ پیسے کس نے دیے ہوں گے؟ رشوت لی ہوگی۔ فارس نے یہ کہہ کر پیکٹ جگن کے ہاتھ پہ رکھا اور مسکراتا ہوا کچن سے چلا گیا، کیونکہ باہر حسیب عرف شیرنی اسے گلے پھاڑ کر بلا رہا تھا۔ مرے ہوئے ہاتھوں سے اس نے وہ پیکٹ اٹھایا اور دالوں والے کیبنٹ میں بیگز کے اندر چھپا دیا۔ کھانا گرم کر کے لگایا۔ عباس، فارس، حسیب جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ، کھانا لگ گیا ہے۔ ابو آپ کے لیے کیا نکالوں؟ نہیں بیٹی، میں اس وقت کچھ نہیں کھاؤں گا، رات میں دوا لینی ہوتی ہے جس سے پہلے کچھ کھانا ضروری ہے۔ کھانا رات کو ہی کھاؤں گا، ابھی تم بہن بھائی کھاؤ، مجھے تو بالکل بھوک نہیں ہے، نرگس نے بریانی کھلا دی تھی۔ حسیب تم اور عباس شروع کرو، فارس بھی آ رہا ہے، میں تھکن محسوس کر رہی ہوں، تھوڑی دیر لیٹ جاؤں۔ آپا یہ بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے، آپ جا کر آرام کریں، کچھ چاہیے ہو تو آواز دے دیجیے گا۔ نہیں فی الحال کوئی حاجت نہیں۔ دماغ میں جو بات اٹک گئی تھی مسلسل وہی پریشان کی جا رہی تھی، مگر تھکن کی وجہ سے آ کے بیڈ پہ لیٹی تو ساتھ ہی نیند نے آ لیا۔ بشارت حسین اپنی مہنگی کار کی بیک سیٹ پہ پورے کروفر کے ساتھ برجمان تھا۔ آگے ڈرائیور کے ساتھ اس کا باڈی گارڈ موجود تھا۔ ایک گاڑی ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی جس میں اسلحہ بردار موجود تھا۔ بشارت حسین نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں، میں اس کمینے ایس پی کو کتے کی موت مرواؤں گا، اس کی اتنی جرت کہ اس نے میرے گھر پہ چھاپا مارا، بلکہ پورا میڈیا ٹرائل کیا۔ ابھی میں خاموش اس لیے ہوں کیونکہ خبر ابھی تازہ ہے، تمام میڈیا کا دھیان اس طرف ہے، ہلکی سی بھی کارروائی کا سارا الزام ہماری طرف آنا ہے۔ میں انتظار میں ہوں، کچھ عرصہ گزر جائے تب میں اپنا انتقام لوں گا۔ جتنی خفت کا سامنا مجھے کرنا پڑا ہے اس سے کئی گنا زیادہ پریشانی اس کے حصے میں آئے گی۔ اس کا ڈرائیور متوجہ کرتے بولا، سر آگے پولیس کا ناکا لگا ہوا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا مطلب تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میرے منہ پہ درج ہے کہ میں کوئی مجرم ہوں؟ نہیں سر، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تو پھر مجھے کیوں بتا رہے ہو کہ آگے پولیس ناکا ہے؟ معافی چاہتا ہوں جناب۔ معافی کا بچہ۔ ڈرائیور شرمندہ سا ہو کر دوبارہ سامنے سڑک کی جانب متوجہ ہو گیا۔ تمام گزرنے والی گاڑیوں کو کارروائی کے لیے روکا جاتا، ڈرائیور سے کاغذات دیکھنے کے بعد آگے جانے دیا جاتا، مگر جیسے ہی بشارت حسین کی گاڑی آگے آئی، نہ جانے کیسے اس کی پچھلی گاڑی کے سامنے ایک پولیس موبائل آن رکی جو یقیناً ایک سائٹ پہ پارک تھی۔ ٹائمنگ دیکھ کر اس کی پوزیشن بدلی گئی تھی۔ پچھلی کار کو سول وردی والے اہلکار مخفیوں کی طرح گھیر کر چاروں اسلحہ بردار کے ہاتھ سے ہتھیار چھین کر ان کو پولیس موبائل میں بھر کر اسی وقت وہاں سے لے گئے۔ دو اہلکاروں نے بشارت حسین کو گریبان سے پکڑ کر گاڑی سے نکالا تھا۔ اس دوران وہ بآواز بلند گالیاں بک رہا تھا۔
کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ مجھے کیوں میری گاڑی سے یوں جانوروں کی طرح کھینچ کر نکال رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، میں اپنے وکیل سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا حق ہے۔ تم لوگ ہو کون؟ بشارت حسین، شاہ رخ کے قتل کے الزام میں تمہارے خلاف ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں۔ تم اپنے دفاع میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جو کچھ کہنا چاہو عدالت میں جج کے سامنے کہنا۔ اور شاہ رخ، میں کسی شاہ رخ کو نہیں جانتا ہوں۔ یہ میرے خلاف سراسر سازش کی گئی ہے۔ مجھے بتایا جائے اس سب کے پیچھے کون ہے۔ تبھی اس کی نظر تاشفین پہ پڑی تو منہ کا ذائقہ تک بدل گیا۔ کھلا چیلنج دیتے ہوئے بولا، تم لوگوں کی آنے والی نسلیں بھی پچھتائیں گی کہ کس آدمی سے دشمنی پالی تھی۔ ایس پی تاشفین اسرار، میں اس ساری غنڈہ گردی کی تمہیں بہت بری سزا دوں گا۔ بشارت حسین، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ میری تمہارے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ اگر میں اپنے کام کے ساتھ اپنی عوام کے حقوق کے لیے اتنا مخلص ہوں کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تمہارے پیچھے پڑ گیا ہوں تو 2 سیکنڈ کے لیے رک کر سوچنا ضرور کہ اگر کسی ذاتی بنیاد پر تمہارا مجھ سے واسطہ پڑ گیا تب میں کس حد تک جاؤں گا، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے شوق وہ پالو جسے ہضم کر سکو، اس کو لے جاؤ۔ میں تمہیں کتے کی موت ماروں گا ایس پی، تو تڑپ تڑپ کر موت مانگے گا تب بھی فرشتہ تجھے لینے نہیں آئیں گے۔ تو میرا خدا نہیں ہے بشارت حسین، میرا مالک وہ اوپر والا عرش کا مالک ہے اور مانگتا میں فقط اس کی ذات سے ہوں۔ بشارت بکتا رہا۔ تاشفین ایسے بن گیا جیسے کان میں روئی ڈالی ہو۔ سب سنتے ہوئے بھی کوئی رد عمل نہ دکھایا۔ باقی افراد کو اہلکار لے گئے مگر بشارت حسین کو تاشفین خود اپنی نگرانی میں الگ گاڑی میں لے کر گیا۔ 10 منٹ کے اندر اندر وہاں سے تمام لوگ غائب ہو گئے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ آخر یہاں ہوا کیا ہے؟